दोस्तों यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो समुद्र के बीचों बीच एक बंगाल टाइगर के साथ फंस जाता है। वह बहुत डरा हुआ होता है। उसके जीवित बचने की उसे कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती। तो आइए इस कहानी में जानते हैं कि आखिर वह लड़का समुद्र के बीचों बीच एक बंगाल टाइगर के साथ कैसे फंस गया और बंगाल टाइगर के साथ वह समुद्र में बच पाया या नहीं। दोस्तों कहानी की शुरुआत में एक लेखक को दिखाया जाता है जो पाई नाम के एक व्यक्ति के पास आया होता है और वह लेखक पाई को यह बोलता है कि उसे उसके मामा जी ने भेजा है। दरअसल वह लेखक पाई के मामा को पौंडुचेरी के एक होटल में मिला था। वह लेखक एक कहानी की तलाश में था और पाई के मामा ने लेखक को यह कहकर भेजा था कि उसे एक अच्छी कहानी के साथ ही ईश्वर के अस्तित्व पर भी विश्वास हो जाएगा। जिस पर पाई कहता है, मैं तो अपनी कहानी बताऊंगा, ईश्वर पर विश्वास करना या ना करना ये तो आप पर निर्धारित करता है। उसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है। पाई अभी लगभग 12 साल का है। वह अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ पौंडुचेरी में रहता है और उसके पिता वहां पर एक जू चलाते हैं। पाई की माँ पाई को ईश्वर के बारे में हमेशा बताती रहती है। पाई भी लगभग सभी धर्मों को मानता है और उसके दिल में सभी के लिए लगाव रहता है। पाई इंसानों और जानवरों में कोई भेदभाव नहीं करता है और इसी के चलते एक दिन जू में आए एक नए शेर को देखने के लिए वह अपने बड़े भाई के साथ जाता है और वहां पर रखे मांस के टुकड़े को अपने हाथ से शेर को खिलाने के लिए शेर को रिचर्ड पार्कर कहकर अपने पास बुलाता है, जो कि शेर का नाम था। शेर को आता देखकर उसका बड़ा भाई डरकर भाग जाता है और शेर धीरे धीरे पाई के पास जाने लगता है और जब तक पाई के पास पहुंचता, पाई के माता पिता वहां पर आ जाते हैं और पाई के पिता शेर को भगा देते हैं। पाई के पिता उसे सबक सिखाने के लिए एक बकरी को शेर के सामने बांध देते हैं और वह शेर निर्दयता से बकरी को मार देता है। यह देखकर पाई का विचार उस शेर के लिए हमेशा के लिए बदल जाता है। दरअसल वह सब जीवों में इतना लगाव रखता था कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि कुछ जानवर उसकी जान भी ले सकते हैं। इस घटना के बाद सीन चेंज हो जाता है। अब पाई लगभग 18 साल का हो चुका है। एक दिन शाम को खाना खाते वक्त पाई के पिता बताते हैं कि जू अब अच्छा नहीं चल रहा है और उन्हें परिवार चलाने के लिए जानवरों को बेचना पड़ेगा और इन जानवरों के दाम भारत से ज्यादा विदेशों में मिलेंगे और इसीलिए हम इन जानवरों को अमेरिका में बेचकर कनाडा में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके पिता अपने परिवार और जू के जानवरों के साथ एक जहाज पर अमेरिका के लिए निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में खराब मौसम के कारण तेज बारिश व तूफान आ जाता है। पाई तूफान की आवाज सुनकर जहाज के ऊपर आता है और वह तूफान की तीव्रता को देखकर काफी घबरा जाता है और अपने परिवार की तरफ जहाज के नीचे भागता है। लेकिन नीचे जाने पर वह देखता है कि जहाज में काफी पानी भर चुका होता है। वह थोड़ी कोशिश तो करता है पर अपने परिवार के पास वापस नहीं पहुंच पाता। उसके बाद पाई जहाज के ऊपर वापस आ जाता है। रेस्क्यू टीम उसे लाइफ बोट में बैठने के लिए बोलती है, पर वह अपने माता पिता को बचाने की जिद करता है, जिस पर रेस्क्यू टीम का एक मेंबर उसे जबरदस्ती बोट पर बिठाकर बोलता है कि हम तुम्हारे माता पिता को बचा लेंगे। उसके बाद पाई जैसे ही बोट पर बैठता है, उसी बोट पर एक जिब्रा जहाज से कूदकर बोट पर गिर जाता है और बोट तूफान की लहरों के साथ धीरे धीरे जहाज से काफी दूर हो जाती है और पाई अब उस जेब्रा के साथ समुद्र के बीचों बीच फंस चुका था। अगली सुबह जब तूफान थमने के बाद पाई बोट से सारा पानी निकाल रहा होता है, तभी वह देखता है कि एक हाइना भी उसी बोट के नीचे के हिस्से में छुपा हुआ है। वह हाइना को देखकर डर जाता है और बोट के एक छोर में लगे डंडे पर लटक जाता है। हाइना पाई की तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन वह पाई की तरफ नहीं आ पाता क्योंकि बोट का आधा हिस्सा एक चिकने मजबूत कपड़े से बना था और वह सतह इतनी चिकनी थी कि उस पर वह हाइना बार बार फिसल जा रहा था। उसके थोड़ी देर बाद पाई को एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज एक चिंपैंजी की थी जो पानी में केले के ढेर पर तैरता हुआ बोट के पास आ रहा था और पाई उस चिंपैंजी को ऑरेंज जूस के नाम से पुकारता है। अब वह चिंपैंजी भी पाई की बोट के ऊपर आ चुका था। उसके बाद शाम के वक्त वही हाइना बोट के निचले हिस्से से निकलकर जेब्रा और चिंपैंजी पर हमला कर देता है और जेब्रा को मार देता है। पाई बहुत चिल्लाता है पर उसके चिल्लाने का हाइना पर कोई भी असर नहीं पड़ता।
अगली सुबह जब पाई अपनी बोट में रखे इमरजेंसी पैक के बारे में याद करता है तो वहाँ पर उसे कुछ सामान मिलता है, जिसकी मदद से वह पानी में तैरने वाला एक बैग बनाता है और उस बैग को बोट से बांध देता है। दरअसल वह ऐसा हाइना से बचने के लिए करता है। वह ऐसा कर ही रहा होता है कि हाइना फिर नीचे से निकलकर चिंपैंजी पर हमला कर देता है, जिससे चिंपैंजी और पाई दोनों बहुत चिल्लाते हैं। चिंपैंजी अपने बचाव में हाइना पर अपने हाथों से हमला करता है और उसके एक वार से हाइना नीचे गिर जाता है, जिस पर पाई खुश होकर चिल्लाने लगता है। उसे लगता है कि वह हाइना मर चुका है, पर अगले ही पल हाइना चिंपैंजी का गला दबोचकर उसे मार देता है, जिस पर पाई को बहुत गुस्सा आता है। वह चिंपैंजी की मौत से बहुत दुखी भी होता है। वह हाथ में चाकू लेकर हाइना पर चिल्ला रहा होता है कि तभी बोट के नीचे से एकदम से टाइगर निकलकर हाइना पर हमला कर देता है और यह देखकर पाई बहुत डर जाता है। और जब वह टाइगर पाई की तरफ हमला करता है तो सतह चिकनी होने के कारण वह ऊपर नहीं चढ़ पाता और पाई मौका पाकर अपने द्वारा बनाए गए बैग को पानी में फेंक कर उस पर कूद जाता है। बोट में वो टाइगर और पाई ही जिंदा बचे थे। काफी वक्त गुजर जाने के बाद जब टाइगर बोट के नीचे वाले हिस्से में चला जाता है तो पाई बोट पर रखे रेस्क्यू आइटम को लेने के लिए बोट पर आता है और वहां पर उसे खाने का कुछ सामान दिखाई देता है और वह तुरंत उसे खाने लगता है। दरअसल पाई ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया होता है। उसके बाद खाने का कुछ सामान लेकर वह पानी में बनाए गए बैग पर वापस आ जाता है और कागज पर हेल्प लिखकर फूड कैन में डालकर दूर मदद की उम्मीद करके उसे फेंक देता है, पर इन सब चीजों का उसे कोई भी फायदा नहीं होता। ऐसे ही काफी वक्त गुजर जाने के बाद एक दिन आकाश की तरफ पाई देखकर बोलता है कि ईश्वर, मैं तुम्हारे हवाले हूँ, अब आप ही मेरे रचयिता हो, आगे जो भी होगा उसे सहने की मुझे शक्ति देना। और इसी तरह वह पानी पीने के लिए ओस के पानी का इस्तेमाल करता है और हर दिन बोट पर एक मार्क करता है और हर दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में नोट करता रहता है। ऐसे ही काफी वक्त गुजर जाने के बाद टाइगर भी काफी भूखा होता है और वह भूख मिटाने के लिए समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कूदता है और मछली ना मिलने पर वह पाई की तरफ बढ़ने लगता है। पाई यह देखकर बोट की तरफ भागता है और बोट पर चढ़ जाता है। शेर बोट के पास आकर पंजे मारकर उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर बोट के किनारे ऊंचे होने के कारण वह चढ़ नहीं पाता। अब पाई को उस शेर को मारने का मौका मिल जाता है। वह चाकू निकालकर उस पर हमला करने की सोचता है, पर पाई को उस पर दया आ जाती है। उसके बाद पाई उसे बोट पर चढ़ने का रास्ता बनाता है और खुद पानी के बैग पर आ जाता है। और ऐसे ही एक दिन पाई अपने बचे खाने की गिनती कर रहा होता है कि एक मछली उसके बैग में फंस जाती है। वह बिना कुछ सोचे उस मछली को मार देता है, पर मारने के बाद पाई बहुत उदास होता है। वह उस मछली से माफी मांगता है और उसे शेर को खाने के लिए बोट में फेंक देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद अब पाई का खाना भी खत्म हो चुका था। पाई बचपन से ही वेजिटेरियन था, पर अब उसके पास मछली के मांस के खाने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अब पाई समझ चुका था कि यह जल्दी खत्म होने वाला नहीं है और हमें साथ रहना है तो हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी होगी। इसीलिए वह शेर को ट्रेन करने की कोशिश करता है। वह मछली के मांस का टुकड़ा डंडे में लगाकर शेर को खिलाता है और उसे ट्रेन करता है। हालांकि इस सब के दौरान वह काफी डरा हुआ भी होता है, पर धीरे धीरे वह शेर को काफी ट्रेन कर देता है और अब यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक रात पाई अपनी डायरी लिखते वक्त सोचता है, अगर रिचर्ड पार्कर ना होता तो शायद अब तक मैं जिंदा नहीं होता, क्योंकि उसका डर हमेशा उसे चौकन्ना रखता है और उसकी जरूरतों को पूरी करना अब उसका उद्देश्य हो गया है। और इसी तरह काफी वक्त गुजर जाने के बाद पाई को एक दिन जहाज जाता हुआ दिखाई देता है। पाई हेल्प के लिए चिल्लाता है और शॉटगन भी फायर करता है, पर उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। अब पाई बहुत ही मायूस हो चुका था। इतना वक्त गुजर जाने के बाद पाई और शेर दोनों एक साथ बोट पर रहने लगे थे। पाई बोट पर अपनी डायरी लिख रहा होता है और उसकी पेंसिल अब लगभग खत्म हो चुकी होती है। तभी समुद्र में तूफान आता है, जिससे पाई की डायरी भी उड़ जाती है। तूफान के गुजर जाने के बाद
पाई टाइगर के पास आता है और इतने दिन समुद्र में गुजारने के बाद पाई और टाइगर दोनों बहुत कमजोर हो चुके थे। पाई टाइगर के सर को अपनी गोद में रखकर उस पर हाथ फेरता है। अब पाई भी हार मान चुका था। वह ईश्वर से कहता है कि मुझे जीवन देने के लिए धन्यवाद, अब मैं तैयार हूँ। और इतना कहकर पाई भी बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो उसकी बोट एक आइलैंड के किनारे पर होती है। वह आइलैंड काफी हरा भरा था। पाई तेजी से बोट से उतरता है और समुद्री घास को खाने लगता है और वहाँ पर पानी भी पीता है। उसके बाद वह आगे बढ़ता है। उसे बहुत सारे नेवले दिखाई देते हैं और उस आइलैंड पर बहुत सारे छोटे छोटे तालाब थे। पाई उस तालाब में चला जाता है और वहाँ से रिचर्ड पार्कर को देखता है। वो नेवला खा रहा होता है। यह देखकर पाई बहुत खुश था। अब पाई पेड़ पर रहने का इंतजाम करता है और शाम होते हुए देखता है कि सभी नेवले दौड़कर पेड़ पर चढ़ रहे हैं और टाइगर भी भागकर नाव पर चला गया है। वह इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता और रात में जब पाई की अचानक आंख खुलती है तो पाई नीचे देखता है कि उन छोटे छोटे तालाबों में से अजीब रोशनी आ रही है जिनमें मछलियों के कंकाल तैर रहे हैं और दूर से देखने पर वह आइलैंड एक लेटी हुई महिला की तरह लग रहा होता है। पाई फिर पेड़ में एक फूल को तोड़ता है और उसके सारे पत्तों को हटाता है जिससे उसे एक दांत दिखता है, जिस पर लेखक पूछता है कि क्या वह इंसान का दांत था और वह दांत वहां कैसे पहुंचा, जिस पर पाई बताता है कि वह आइलैंड एक आदमखोर आइलैंड था। दिन में उस तालाबों का पानी मीठा रहता था और रात में किसी केमिकल रिएक्शन से एसिड में बदल जाता था और शायद बरसों पहले कोई यहाँ फंस गया होगा और यह आइलैंड उसे निगल गया होगा। के बाद पाई सोचता है कि अगर वह भी यहाँ रुकेगा तो उसका भी यही हश्र होगा। इसीलिए वह अगली सुबह खाने की समुद्री घास को इकट्ठा करके और पीने का पर्याप्त पानी भरकर और शेर के लिए काफी नेवले बोट में रख लेता है। पाई शेर को उस आइलैंड पर मरने के लिए नहीं छोड़ता। वह उसे भी सीटी बजाकर अपनी नाव पर बुला लेता है। उसके बाद पाई वहां से निकल जाता है। वह लेखक को बताता है कि उसके बाद उस फ्लोटिंग आइलैंड को किसी ने नहीं देखा और अगर वह वहां नहीं पहुंचता तो शायद अब तक मर चुका होता। पाई सोचता है कि जब उसे लगा कि ईश्वर ने उसे भुला दिया है तब वह उसके साथ था और उसे लग रहा था कि ईश्वर को उसके दुख दर्द की परवाह नहीं है, तब भी वह उसी के साथ था। और जब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी तब ईश्वर ने उसे आराम दिया और फिर से उसे अपनी जर्नी शुरू करने की हिम्मत दी। और ऐसे कई मुश्किलों का सामना करते हुए पाई एक दिन मैक्सिको के किनारे पर पहुंच जाता है। पाई बोट छोड़ने से बहुत डर रहा होता है। उसके शरीर की ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वह डर रहा था कि कहीं मंजिल के इतने करीब आकर वह 2 फीट पानी में डूब न जाए। पाई जैसे ही किनारे पर पहुंचा वह रेत पर गिर पड़ा। रेत इतनी गर्म और मुलायम थी कि उसे लगा मानो ईश्वर का गाल छू रहा है। उसकी आंखें उसे वहां देख रही हैं। पाई इतना थक चुका था कि उससे हिला भी नहीं जा रहा था। अब वह टाइगर भी, जिसका नाम रिचर्ड पार्कर था, वह बोट से उतरकर जंगल की तरफ चला गया और कुछ देर बाद कुछ लोग वहां पर पाई को देखते ही वहां से उसे ले जाते हैं। पर पाई रिचर्ड पार्कर के जाने से बहुत दुखी था। वह सोचता है इतने दिनों साथ रहने के बाद भी रिचर्ड ने उसे मुड़कर नहीं देखा। पाई रिचर्ड को बोलना चाहता था कि अब सब ठीक हो चुका है, हम बच गए हैं, हमारी जान बचाने का शुक्रिया, तुम हमेशा अब मेरे साथ रहोगे, ईश्वर तुम्हारे साथ है। और के बाद पाई कहता है कि यकीन करना काफी मुश्किल है, जिस पर लेखक भी यही कहता है कि हाँ, इस कहानी पर यकीन करना काफी मुश्किल है। उसके बाद पाई लेखक को बताता है कि जहाज डूबने के बाद मैं सिर्फ अकेला बचा था, इसीलिए जापानी शिपिंग कंपनी के 2 लोग मुझसे मिलने हॉस्पिटल में आए। दरअसल कंपनी को इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने थे, जानना चाहते थे कि जहाज कैसे डूबा। पाई उन्हें पूरी कहानी बताता है, पर उस कहानी पर उन लोगों को भी विश्वास नहीं होता। वह लोग पाई से कहते हैं कि कोई ऐसी कहानी बताओ जिस पर लोग भरोसा कर सकें, जिस पर पाई उन्हें एक दूसरी कहानी बता देता है, जिस कहानी पर वह लोग यकीन कर लेते हैं। उसके बाद पाई उस रिपोर्ट की कॉपी लेखक को देता है जिसमें लिखा था कि पाई ने समुद्र में
63 दिन बिताए। उसके बाद पाई लेखक से कहता है जो कहानी सच्ची थी पर इंसान के समझ से परे थी, इसीलिए उसे कोई भी नहीं मानने को तैयार था। ऐसा ईश्वर के साथ भी है। इतना कहने के बाद लेखक सब समझ जाता है और पाई के जीवन पर एक बुक लिखता है, लाइफ ऑफ पाई, और यह बुक काफी फेमस हो जाती है और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।